और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा देना चाहिए, बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने में इनका हाथ रहा है और जो भी कमियां हैं अभी हमारे भारत में, क्योंकि यह बीजेपी पार्टी से भी जुड़ी हुई है, तो उस सिलसिले में भी हम लोग इनसे जानकारी लेंगे कि जो भी अभी परेशानियाँ चल रही है, आम जनता जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल में। धन्यवाद। मीना गुप्ता जी, ये बताइए कि बच्चों को किस तरह से आप ट्रीट करती हैं पढ़ने के लिए, कैसे उनको मोटिवेट करती हैं? शिक्षा प्राप्त करना कोई एक काम नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना एक कला है और शिक्षा देना उससे बेहतर कला है। जिस शिक्षिका के अंदर या जिस शिक्षक के अंदर विद्या को प्रदान करने का या देने का कला अगर बड़ा सरल हो, सुबोध हो, तो वो निश्चित बच्चे को जो है कलात्मक तरीके से, गुणात्मक तरीके से बच्चे की नई पीढ़ी को तैयार करती है। शिक्षा को कुछ लोग देने का माध्यम इतना कठिन बनाकर परोसते हैं और कठिन बनाकर परोसने का उनका एकमात्र मोटो होता है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का व्यवसायीकरण। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षा देना एक बहुत ही सरल और मन से जुड़ा हुआ काम है। जो शिक्षक इस काम को इस तरीके से निभाते हैं, बच्चे निश्चित शिक्षा प्राप्त करते हैं और कर रहे हैं। मैं भी अपने शिक्षा देने का तरीका में सहजता और सरलता का ही इस्तेमाल करती हूँ, जिसके कारण बच्चे जो हैं आज तरक्की पर हैं और तमाम क्षेत्रों में अपना नाम कमा रहे हैं। मैडम, जैसे आपने बोला कि आज जो है बच्चों को सरलता से आप पढ़ाती हैं, काफ़ी मतलब नॉर्मल वे से पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो टीचर की बात सुनते नहीं हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं, उनको मार भी नहीं सकते हैं, ऐसा अलाउ भी नहीं है, तो उस तरह से कैसे सरलता से समझाती हैं? सरलता ही सबसे बड़ा इस समय का हथियार है। सरलता में बच्चों के लिए शिक्षक के मन में प्यार निहित होना ज़रूरी है। हम ऐसा देखते हैं कि यदि हम किसी काम को कड़ाई के साथ, दंड के साथ, जिस काम को हम नहीं करवा पाते हैं, वो प्यार और सहजता के साथ हम बच्चों से मनवा सकते हैं। तो आज की पीढ़ी के लिए तो ये सरलता अति आवश्यक है। उसके अंदर सरलता कभी भी उदंडता का उद्गम नहीं है। सरलता मोहब्बत का परिचायक है, शिक्षक और बच्चों को जोड़ने का परिचायक है। बच्चे शिक्षक के अंतर्मन से जुड़ते हैं और शिक्षक अपने बच्चे को अपना छात्र नहीं समझ करके अपने पुत्र की तरह, अपने पुत्री की तरह पढ़ाते हैं। इसलिए आज की पीढ़ी के लिए तो ये सबसे बड़ा हथियार है। आपसे जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो भारत भर में और चूँकि काफ़ी बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में, देश विदेश में अच्छे अच्छे पद पर जॉब कर रहे हैं, तो क्या यही एक कारण है कि आप सरलता से बच्चों को पढ़ा रही थी? जैसा कि हम मानते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते समय बराबर ये बात बोलते हैं कि बच्चों, ऊर्जा से ही ऊर्जा तैयार होता है। यानी जितना मेहनत करोगे, मेहनत करने की क्षमता उतनी ही तुम्हारे अंदर पैदा होगी। और हम बच्चों को पढ़ाने के क्रम में हम बच्चों को पढ़ाते कम हैं, उनके अंदर पढ़ाने का नशा, जुनून ज़्यादा पैदा करते हैं। एक शराबी शराब पीकर जितना नशा में मतवाला नहीं होता है, मैं दावा करती हूँ कि यदि मैं अपने विषय को अपने क्लास में पढ़ाती हूँ, बच्चा मेरे पढ़ाने के शैली से वो नशा से भरपूर हो जाता है और उसको पढ़ता नहीं है, उसको उतारता है अपने में। और जब उतार लेता है तो फिर वो नशा कभी हटने वाला नहीं है। शायद यही कारण है मेरा नशा उन बच्चों को भी काम किया जो IIT, जो PMT और बड़े बड़े देश के बड़े बड़े जगहों पर आज वो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ मेरे द्वारा दिए गए संस्कार को भी आज जिंदा रखे हुए हैं। आपने बोला कि आपका जो स्कूल है सासाराम अकोड़ी गोला में मौजूद है। आपने बताया कि हम अपने भारत की संस्कृति को यहाँ पर वैनिश नहीं होने देते हैं, हमेशा उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं अभी भी गुड मॉर्निंग की जगह प्रणाम करते हैं, तो किस तरह से आप अभी ये मैनेज करती हैं? हमने कभी भी बच्चों को गुड मॉर्निंग न कहने के लिए सख्ती नहीं दिखाई और ना ही कभी हमने बच्चों को अपना पैर छूने के लिए या शिक्षकों का पैर छूकर अभिवादन करने के लिए कभी हमने लॉ एंड ऑर्डर नहीं किया।
ये बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चों से मेरा आत्मीयता से संबंधित जुड़ाव है। बच्चों के मन में ये बात आती है कि मेरी शिक्षिका मेरे लिए शिक्षिका नहीं, मेरी माँ से भी बढ़कर हैं, और शायद उनका ये श्रद्धा ही आज तक चरण स्पर्श के लिए उन्हें उत्प्रेरित करता रहा है। और दूसरी बात, ये तो मैंने हमेशा से देखा जाता है कि जो पहले की पीढ़ी करती है, बाद की पीढ़ी उसका अनुकरण करती है। इसीलिए मेरे यहाँ आज तक भारतीय सभ्यता संस्कृति के माध्यम से गुड मॉर्निंग के जगह चरण स्पर्श के जगह गुड मॉर्निंग ने कभी अपना स्थान नहीं बना पाया। आप उस मामले में क्या बोलना चाहेंगी जो आजकल के ज़्यादातर देखिएगा बिहार और यूपी में जो होता है, लड़कियों का शादी काफ़ी कम एज में कर दिया जाता है और उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है जो एक्चुअली अपने लाइफ में करना चाहती हैं। तो वैसे परिवार या वैसे समाज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? लड़कियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देना, इसमें जो है हमारा पारिवारिक कारण नहीं है, इसमें सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण ये है कि लड़कियों को जो है हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय सभ्यता संस्कृति में अपने परिवार का इज्जत लड़कियों से जोड़ करके देखा जाता है। अगर उसी परिवार का कोई लड़का कोई गलत काम करता है तो परिवार को झेप नहीं लगती है, शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर लड़की कोई काम ना भी करे, केवल उसकी मात्र बदनामी हो जाए तो परिवार घबराने लगता है, परिवार शर्मसार होने लगता है, कहता है कि हम सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि लड़कियों पर माता पिता के द्वारा पैसे लगाना और बाद में पुनः ढेर सारे पैसे लगाकर शादी करना, ये दो व्यय जो हैं, ये गार्जियन या पेरेंट्स या माता पिता लगाने में उनको नागवार गुजरता है। यही कारण है कि आज बच्चियों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दे करके शादी, अच्छी से अच्छी शादी करके उसके जीवन को सुखमय बना दे, पेरेंट्स का यानी माता पिता का यह सोच होता है। क्योंकि मैडम आप एक शिक्षिका है, इसीलिए हमने आपसे ये सवाल किया। जो ये आपने बताया कि लड़कियों के लिए बदनामी के डर से उनका शादी कर दिया जाता है, तो ये जो प्रावधान है, ये जो सिस्टम है, सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों है? लड़कियों के हित में ही क्यों, लड़कों के हित में ऐसा क्यों नहीं? ये हम भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, और उस पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जो है हमने नारियों को कभी महत्व नहीं दिया। वो तो अब तो समय बदल रहा है, समय में लड़कियों को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, कभी सरकारी जो है तंत्रों के माध्यम से। ये हम लोगों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए एक खुशखबरी है, शुभ संकेत है, जिसके कारण जो है प्रश्न क्या था आपका? कि ये जो है लड़कियों के लिए ही प्रावधान बनाया गया। हाँ, इसलिए लड़कियों के लिए प्रावधान इसलिए बताया गया कि पुरुष प्रधान समाज है और लड़कियों को घर का अलंकार बताया गया, घर का आभूषण। चार दीवारी के भीतर ही नारियां सुशोभित होती हैं और उनका काम का दायरा भी घर के अंदर होता है। यही मानसिकता आज तक नहीं छोड़ पा रहा है, जिसके कारण जो है सभी लड़कियों को पुरुषों के समान बराबर अधिकार नहीं दिए जाते हैं और इज्जत जो है वह लड़की के नाम से जोड़ करके लड़की को अधिक कमजोर बनाने का काम किया जा रहा है। लड़कियों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है बदलने की समाज की मानसिकता की, और उसमें ज़्यादा बदलने की आवश्यकता है महिलाओं की, क्योंकि आज लड़कियां अगर कमज़ोर हो रही हैं तो ड्यू टू महिलाओं के कारण, क्योंकि हम महिलाएं ही उनको तमाम बातों का वो देकर, हवाला देकर हम उनको कमज़ोर बनाते हैं, हम उनको घर में रहने की सलाह देते हैं, ऐसे न चलो, ऐसे न बोलो, ये बातों को बता करके हम लड़कियों की हिम्मत को तोड़ने का काम करते हैं। तो पुरुषों से ज़्यादा, पुरुषों ने तो इतिहास गवाह है, पुरुषों ने तो हमेशा नारियों को शोषण किया है, लेकिन नारियों का अधिकार नारियों के बलबूते पर मिला है। आज उस बलबूता को और मजबूत करना पड़ेगा, तब एक दिन ऐसा आएगा जब भारतीय समाज में जो है पुरुष की प्रधानता मिटेगी नहीं। हम नहीं चाहते कि पुरुष की प्रधानता मिटे, दोनों की प्रधानता समान होगी, बराबर होगी। आपको नहीं लगता है कि जो हमारा ये भारत है, यहाँ पर मेल डोमिनेटिंग कंट्री है, ये हमारा भारत है, यहाँ पर लड़कियों का जो इज्जत होता है वो गहना होता है, इस चीज़ को लागू करके, इस चीज़ को बोलकर उन लोगों को एक दायरे में रखा जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि चार दीवारी ही उनको बताया जाता है कि यहीं तुम्हारा सीमा है, यहीं तक रहना है। अभी हम बताएं ना कि लड़कियों को इज्जत ही तुम्हारा आभूषण है, ऐसा बोल करके पेरेंट्स हो या समाज हो, वो लड़की को उसकी औकात बताता है, लड़की के अंदर भय पैदा करता है। क्यों भय पैदा करता है? कि अगर तुम इस आभूषण को उतारोगी, मेरी बदनामी होगी, मेरा समाज में इज्जत चला जाएगा, तुम्हारी शादी में दिक्कत होगी, और शादी ही तुम्हारा जीवन का अंतिम मुकाम है, हम लड़की के माथे में भरते हैं।
अगर तुम जीवन में यदि कोई पुरुष का हाथ तुम नहीं पकड़ती हो तो तुम्हारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। यही कारण है कि हम लड़कियों को एहसास कराते हैं कि लज्जा ही तुम्हारा आभूषण है। जी, आप एक खुद महिला है और हम भी यहाँ पर महिला हैं, लेकिन आप ये बताइए कि एक महिला होने के नाते कितना रोल निभाना पड़ता है एक महिला को अपने जीवन में? व्यक्तिगत तौर पर हम अपने बारे में बताते हैं। आज हमें घर से निकलकर और पठन पाठन संबंधी या समाज सुधार से संबंधित काम करते हुए हमें 33 वर्ष हो गए, और मेरा काम का अपना अनुभव रहा है कि अगर कोई महिला समाज सेवा करती है, अदरवाइज किसी भी क्षेत्र में काम करती है, तो उसको अपना संस्कार जरूर बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि संस्कार औरत के काम के साथ साथ उसको सम्मान जो दिलाता है ना, वो काम का प्रतिफल का आनंद भी उतना नहीं होता है जितना संस्कार से मिलने वाले सम्मान का आनंद होता है। आज भी हम अपने स्कूल में आते हैं और घर से जब निकलते हैं तो मेरा सर पूरे पल्लू से ढका हुआ होता है, और पल्लू से ढक करके भी हम लोगों को दिखा दिए कि पल्लू के अंदर रहने में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना नामुमकिन नहीं होता है। ये पल्ले जो हैं, हमारे सर पर जो पल्ले होते हैं, ये हमारी काम करने की बाध्यता नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। और कभी कोई पल्ला किसी काम को बंधन में बांधता नहीं है, बल्कि वह बंधन मुक्त होकर के संस्कार को बचाकर काम करने की हिम्मत पैदा करता है। हमने ये किया है और हम अभी करते हैं।